हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई यू। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जम्मू एंड कश्मीर पॉलिटिकल क्राइसिस। यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस का क्या मतलब हुआ? ये पॉलिटिकल क्राइसिस इसलिए दिख रहा है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की उसको भंग किया जाए, उसको डिसॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे एक पॉइंट ये है। दूसरा व्यू पॉइंट ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ जैसे पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीपल कॉन्फ्रेंस, वो ये कह रही हैं कि वो तो सरकार बनाना चाहते थे लेकिन गवर्नर ने उन्हें सरकार बनाने नहीं दिया। तो यहाँ दो पहलू हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं इस पॉलिटिकल क्राइसिस के लिए। पहला पहलू ये है कि गवर्नर ने जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व किया, और दूसरा पहलू ये है कि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सरकार बनाना चाहती थी लेकिन गवर्नर ने उन्हें बनाने नहीं दिया। तो इन दोनों पहलू पर हम चर्चा करेंगे। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ सौरभ पांडे। यूपीएससी से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरा फेसबुक पेज विजिट कर सकते हैं। माई आई डी सौरभ पांडे 009। इस लेक्चर का पीपीटी भी आप मेरे फेसबुक पेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस इशू को समझने के लिए थोड़ा हमें बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, उसको थोड़ा समझते हैं, उसके बाद हम इस इशू पर आएंगे। 2014 में इलेक्शन हुए जम्मू एंड कश्मीर में, और 2014 के इलेक्शन के रिजल्ट के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो नंबर्स चाहिए थे सरकार बनाने के लिए वो नहीं थे। जैसे ना तो पीडीपी के पास नंबर थे, ना बीजेपी के पास नंबर थे, ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर थे, ना पीपल कॉन्फ्रेंस के पास नंबर थे। इन किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास नंबर नहीं थे। आखिर में क्या हुआ, पीडीपी और बीजेपी ये इन्होंने साथ आए और इन्होंने डिसाइड किया कि हम सरकार बनाएंगे। अब इनकी सरकार काफ़ी टाइम तक चली, कई साल तक चली, लेकिन जून 19 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अलग हो जाएंगे। बीजेपी ने ये स्टेप लिया कि वो पीडीपी के साथ अपने गठबंधन को तोड़ देगी। अब जो पॉइंट हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में दो संविधान रन होते हैं। यहाँ दो संविधान का ये मतलब हुआ कि जम्मू एंड कश्मीर का खुद का एक संविधान है जो कि हमारे संविधान ने उनको पावर दिया है कि आपका एक सेपरेट संविधान हो सकता है अंडर आर्टिकल 370। तो इसका क्या मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर के संविधान में कुछ प्रोविजंस हैं जो कि मेंशन्ड हैं इस आर्टिकल में, आर्टिकल 370, और दूसरा जो संविधान है वो भारत का संविधान है। अब ये दो सेपरेट संविधान होने की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में दो तरीके के रूल लगते हैं। पहला जो रूल है वो है गवर्नर रूल, और दूसरा जो रूल लगता है वो है प्रेसिडेंट रूल। अगर जो जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रोविजंस अगर उसे अबाइड नहीं किया जाता है तो इन जनरल वहाँ पे पहले गवर्नर रूल लगता है, और अगर भारतीय संविधान के प्रोविजंस अगर फॉलो नहीं किए जाते या अबाइड नहीं किए जाते तो प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। तो दो तरीके के यहाँ पे संविधान हो गए और दो तरीके के रूल हो गए। अब क्या हुआ कि जून 19 को जब पीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटा तो इसके बाद किसी के पास भी इतने नंबर्स नहीं थे कि वो सरकार बना सके, और इस वजह से जम्मू एंड कश्मीर के संविधान का प्रोविजन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वो अबाइड नहीं हो रहा था। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का संविधान क्या कहता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जम्मू एंड कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली में वही पॉलिटिकल पार्टी पावर में आ सकती है या सरकार बना सकती है जब उसके पास एक प्रिस्क्राइब्ड नंबर हो। अब अगर वो प्रिस्क्राइब्ड नंबर नहीं है, इसका मतलब वो पॉलिटिकल पार्टीज वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना सकती। अब जब ये गठबंधन टूटा, इसके बाद से किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये नंबर नहीं था कि वो सरकार बना सकें। इसी वजह से वहाँ पे गवर्नर रूल लग गया। अब ये जो गवर्नर रूल है ये मैक्सिमम 6 महीने तक चल सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि गवर्नर जो है वहाँ के, जैसे अभी सत्यपाल मलिक है, उन्हें ये प्रयास करना था कि इन 6 महीने तक ये सर्च करें कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी या मोर देन जब से एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज सरकार बनाने की इच्छुक हैं, क्या वो सरकार बनाने के लिए उनके पास नंबर है। 6 महीने तक
तक गवर्नर को इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना था, और जब ये 6 महीने पूरे होते हैं इसके बाद ये एक संवैधानिक जिम्मेदारी है गवर्नर की कि वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर की, उसको डिसॉल्व कर दें। अब इसी को ध्यान में रखते हुए जो कई सारे जो हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, एक जो ओपिनियन दिया जा रहा है वो ये है कि इसी को ध्यान में रखते हुए वहाँ के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी ने वहाँ पे ये नोटिफिकेशन लेकर आए कि जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व किया जाता है। अब पॉइंट क्या ध्यान रखना है वो ये है कि जब ये नोटिफिकेशन आना है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी से 1 घंटे बाद ये नोटिफिकेशन आना है, उससे कुछ समय पहले ही 1 या 1.5 घंटे पहले महबूबा मुफ्ती, जो कि अगेन पीडीपी पॉलिटिकल, जो ये पीडीपी पार्टी है इसकी जो चीफ हैं, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो गवर्नमेंट बनाने का प्रयास करेंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ। मतलब उन्होंने ये इच्छा जताई कि जो जम्मू एंड कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसे डिसॉल्व नहीं करना चाहिए, वो सरकार बना सकती हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के साथ। और इसके बाद तुरंत जो है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो चीफ हैं सजद लोन, उन्होंने गवर्नर को एक लेटर व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया और उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ कही कि हम भी सरकार बनाने के इच्छुक हैं। मतलब पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और ये जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उन्होंने डिजिटल या सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए ये दर्शाने का प्रयास किया कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। अब ये क्या है, इसके तुरंत बाद ये नोटिफिकेशन आ गया कि जो जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो रही है। अब इसी के बाद से चर्चा चलने लगी कि क्या गवर्नर ने ये स्टेप सही लिया है। और दूसरा जो पॉइंट पॉलिटिकल एक्सपर्ट रख रहे हैं कि अगर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको ये लगता है कि उन्हें सरकार बनाने के लिए उनके पास नंबर है, अगर इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को लगता है तो इन्हें क्या गवर्नर को पहले अप्रोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि जून 19 को जैसे हमने डिस्कस किया कि गवर्नर रूल लगा, तो जो वहाँ के गवर्नर हैं उनको तो जो ये जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको तो डिसॉल्व करना ही था। तो क्या इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले ये प्रयास नहीं करना चाहिए या गवर्नर को रीच करने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि देखिए हमारे पास नंबर है और हम सरकार बनाना चाहते हैं। जब ये प्रश्न उनसे पूछा गया तो उनका ये ओपिनियन था कि देखिए हम प्रयास कर रहे थे गवर्नर ऑफिस को रीच करने के लिए, लेकिन गवर्नर का जो रेसिडेंट है वो ऐसा लग रहा था वहाँ कार्य नहीं हो रहा है। और ये भी कहा गया कि जो वहाँ की फैक्स मशीन है वो फैक्स मशीन भी काम नहीं कर रही है, इस वजह से हम गवर्नर तक नहीं पहुँच पाए और इस वजह से हमने सोशल मीडिया का सहारा लिया। अब ये पॉइंट रखा गया है। अब इस ओपिनियन के अलावा जो दूसरा ओपिनियन रखा गया है कि अगर वहाँ के जो गवर्नर सत्यपाल मलिक जो हैं उन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसके पास नंबर नहीं है, इसलिए यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व किया जा रहा है, क्या ये सही कदम है? क्या जो ये गवर्नर हैं उनको ये ध्यान देना चाहिए था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इंडिकेट कर रही है नोटिफिकेशन से पहले कि हम सरकार बनाना चाहते हैं तो क्या गवर्नर को उन्हें मौका नहीं देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? इसी पर अब हम जो है वो चर्चा करेंगे और ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ओपिनियन भी है कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है जब गवर्नर को ये लगता है या कि गवर्नर को ये इंडिकेट किया जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ सरकार बनाने की इच्छुक हैं, तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नर को उन्हें फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना चाहिए कि एक सेशन अनाउंस करके और उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बोला जाता कि आप जो है प्रूफ करिए अपनी मेजोरिटी। अगर आप प्रूफ कर पाते हैं तब तो ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो ठीक है, फिर दोबारा डिसॉल्व कर दिया जाए। लेकिन गवर्नर जो हैं उनका ये ओपिनियन था कि ये जो पास आए हैं, मतलब ये जो, क्योंकि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस या ये जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में साथ आई हैं, ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं दे सकती हैं। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर साथ आई हैं तो ये प्रमोट करेगी हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जो एमएलएज हैं उनकी जो खरीद फरोख्त है वो सारी चीज़ें होंगी और इससे क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो भी इम्पैक्ट
होगी। अब ये जो डिसीजन है क्या जो वहाँ के गवर्नर हैं उन्हें लेना चाहिए या फिर उन्हें अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनके जो एमएलएज हैं उन्हें जम्मू कश्मीर की जो जनता है उसने चुना है, तो उन्हें फ्लोर में बुलाना चाहिए और उन्हें प्रूफ करने मतलब उन्हें मौका देना चाहिए कि वो अपने नंबर्स को प्रूफ करें। अगर प्रूफ करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर डिसॉल्व कर देना चाहिए। तो इसी पर कई सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये ओपिनियन है कि जो जम्मू एंड कश्मीर का संविधान है उसमें आर्टिकल 53(2)(b और ये प्रोवाइड करता है कि जो गवर्नर है उसके पास पावर है टू डिसॉल्व द असेंबली, और ये जो पावर है इस प्रोविज़न के तहत ये सिमिलर है आर्टिकल 174(2)(b जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, जो कि सेम पावर प्रोवाइड करता है। जैसे अगर कोई गवर्नर है यूपी का या कोई बिहार का है, कोई जम्मू कश्मीर का है या महाराष्ट्र का है, कोई भी स्टेट का अगर गवर्नर है तो उसको ये पावर है अंडर आर्टिकल 174 की वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके पास वो नंबर नहीं है, ऐसी सिचुएशन अगर आती है। लेकिन यहाँ पे इस आर्टिकल के तहत कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से। इसका मतलब यह है कि ये जो पावर 174 के तहत दिया गया है गवर्नर को, वो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि गवर्नर जब चाहें वो डिसॉल्व कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को मीट करके ही गवर्नर डिसॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 53(2)(b ये सिमिलर है 174(2)(b। इसका यह मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कंडीशंस लगाई हैं वो जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर हैं उन्हें भी फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे एसआर बोमई जो केस है 1994 का वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें क्या कहा गया, तो क्या कहा गया कि गवर्नर कैन नॉट डिसॉल्व द असेंबली फॉर एनी रीज़न दे डीम फिट। ऐसा नहीं कि किसी भी रीज़न से जो है कोई भी अपना रीज़न एक लेके और असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जाए। ये जो डिसीजन बेस्ड होना चाहिए वो एक ऑब्जेक्टिव मटेरियल पर बेस्ड होना चाहिए। अब ये जो ऑब्जेक्टिव मटेरियल है इसको जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट रामेश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2005 का ये जो केस है इसमें बताया भी कि ऑब्जेक्टिव मटेरियल कैसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है कि अपने डिस्क्रिशन पे बेस्ड नहीं होना चाहिए। गवर्नर को अगर ऐसा लगता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, खरीद फरोख्त हो सकती है और कुछ गलत कार्य जैसे ब्राइब या एलोरमेंट के तहत जो दूसरे एमएलएज हैं उनको कुछ पैसा देके और फिर उनका सपोर्ट लेने का प्रयास किया जाएगा और इस प्रकार जो है सरकार बनाई जाएगी, ऐसा गवर्नर को लगता है, तो ये चीज़ें ऑब्जेक्टिव मटेरियल में नहीं आएंगी। ये डिसीजन जो है ये गवर्नर को नहीं लेना है और इसको बेसिस मानकर जो गवर्नर हैं वो डिसॉल्व नहीं कर सकते लेजिस्लेटिव असेंबली को। अगर हम इस केस की बात करें रामेश्वर प्रसाद केस, तो क्या हुआ था कि 2005 में जब इलेक्शन हुआ था बिहार में तो किसी भी पार्टी या अलायंस के पास मेजोरिटी नहीं थी। जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस थी उसके पास 92 सीट्स थी और जो मेजोरिटी के लिए चाहिए था 122 सीट्स की ज़रूरत थी और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस उनके पास भी मेजोरिटी नहीं थी। अब क्या है कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस ने ये क्लेम किया कि उनके पास मेजोरिटी है क्योंकि उनके पास बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं उनका सपोर्ट है। लेकिन इस क्लेम को इग्नोर कर दिया गया और जो बूटा सिंह थे बिहार के गवर्नर, उन्होंने क्या किया, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया और वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। इस समय जो सेंटर में सरकार थी वो अगेन कांग्रेस की सरकार थी और ये बूटा सिंह जो है काफ़ी फेमस भी हैं। इनका काफ़ी जो इन्होंने कदम उठाए थे उस दौरान इस पर काफ़ी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े जजमेंट्स भी दिए हैं जो कि आज भी फॉलो किए जाते हैं। तो इसके बाद क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास जब पहुंची जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एनडीए के, तो वो जब पहुंचे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसोल्यूशन हुआ था ये डिसोल्यूशन को गलत माना और क्योंकि फ्रेश इलेक्शन ऑलरेडी अनाउंस कर दिए गए थे इसलिए कोर्ट ने भी जो फ्रेश इलेक्शन है उसको स्टॉप नहीं किया। इसका मतलब ये है कि कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो गवर्नर हैं उनको एनडीए को अलाउ करना चाहिए फ्लोर टेस्टिंग के लिए और अगर वो फ्लोर टेस्टिंग में पास होते हैं या फेल होते हैं उसके बेसिस में फिर डिसॉल्व करना चाहिए।
जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये जरूर माना कि ये डिसोल्यूशन जो गवर्नर के द्वारा किया गया है वो असंवैधानिक है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन क्योंकि इलेक्शन पहले ही अनाउंस कर दिया गया है इस वजह से इस प्रोसेस को, इलेक्शन के प्रोसेस को जो कोर्ट है वो स्टॉप नहीं करेगी। तो कुछ सिमिलर सिचुएशन जो है वो देखने को मिल रही है जम्मू एंड कश्मीर में भी। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, अगर इनको लगता है कि वो सरकार बना सकती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, उनके पास एक लीगल ऑप्शन भी है। लीगल ऑप्शन ये है कि वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करें और अपील करें कि ये जो नोटिफिकेशन है उसको सेट असाइड किया जाए, उसको माना ना जाए, उसे रद्द किया जाए और इनको, ये जो सरकार है इनको मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, इनको अलाउ करना चाहिए कि सरकार बनाने की मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड करना चाहिए। तो ये एक लीगल ऑप्शन है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, लेकिन अभी भी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इस लीगल ऑप्शन को एक्सप्लोर करने का प्रयास नहीं कर रही हैं। इसका रीज़न सिंपल सा यही है क्योंकि नोटिफिकेशन आने से पहले, कुछ मिनट पहले ही इनको रियलाइज़ हुआ कि हम सरकार बना सकते हैं। अगर पहले ही ऐसा लगता कि सरकार बन सकती है तो ये प्रयास वो पहले भी कर सकते थे कि हम सरकार बना सकते हैं और गवर्नर को अप्रोच किया जा सकता था। अब दूसरा जो पॉइंट है, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जो पीडीपी की चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने जो ट्वीट किया जिस लेटर को, और उसमें जो जिन एमएलएस का नाम था, क्या वो सारे हॉर्स ट्रेडिंग के तहत उन तक अपना सपोर्ट दे रहे थे या फिर जेन्युइन सपोर्ट दे रहे थे। इस डिसीजन को लेने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन गवर्नर के पास था वो ये था कि वो अलाउ करते इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वो अपने मेजोरिटी को प्रूफ करें। जैसे अभी क्या होगा कि जैसे गवर्नर रूल ख़त्म हुआ, प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, मई तक प्रेसिडेंट रूल लगेगा। इलेक्शन कमीशन ने भी बोला कि मई या जून के महीने में वो फिर से जम्मू एंड कश्मीर का इलेक्शन कराएंगे, तब तक यहाँ पे लगेगा ये जो प्रेसिडेंट रूल है वो चलता रहेगा। अब एक जो पॉइंट रखा जा रहा है वो ये है कि जो पाकिस्तान भी प्रयास कर रहा है कि जो वैलीज़ की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको इन्फ्लुएंस किया जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि अगर वहाँ जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जैसे अब प्रेसिडेंट रूल वहाँ लग गया है, तो ये जो प्रेसिडेंट रूल है इसमें जो अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन चल रहे हैं, वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर जम्मू एंड कश्मीर की खुद की सरकार होती तो वहाँ पे वो इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन क्योंकि अब सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है, ऐसी सिचुएशन में जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशन है वो और तेज हो सकता है। तो ये भी एक पॉइंट रखा जा रहा है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके जीएस पेपर 2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया जम्मू कश्मीर का जो पॉलिटिकल क्राइसिस है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।